गलता लोहा पाठ में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि मोहन जिस पढ़ाई के लिए लखनऊ गया था रमेश के साथ, वो पढ़ाई उसकी हो नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे वो रमेश का घरेलू नौकर ही बन चुका था। आगे उसके पिता को इसकी सच्चाई बहुत बाद में पता चलती है। अब वह लोगों से उसकी सच्चाई बताने में भी लज्जा महसूस करते हैं। आगे देखते हैं। बंसीधर से जब भी कोई, ये पढ़ चुके हम लोग। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है। शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी का पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर बंसीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातें के साथ साथ बचपन में लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हसुए के फाल को बेत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा करने से काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापिस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को लेकर हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी काम काज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ के भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सरसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक तो उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धौकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रख कर उसे ठोकते पीटते सुघर गोल का रूप दे डाला। मोहन का हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह आवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। ये प्रकरण आपका पूरा हुआ। इसमें लेखक ये बता रहा है कि व्यक्ति को विकास का अवसर मिलना चाहिए। जो व्यक्ति जिस काम में निपुण हो उसको वो काम करने देना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम जाति व्यवस्था पे आधारित नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति के रुचि के आधार पर होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे अपने अभिभावकों से अपनी बात न कह पाने के कारण विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं, जैसे कि मोहन ने किया। यदि मोहन पहली बार या दूसरी बार लखनऊ से आने के बाद अपने पिताजी को सूचित कर दिया होता कि वो जिस कार्य के लिए लखनऊ गया है वो कार्य उसका नहीं हो रहा है, तो संभवतः आज मोहन कोई बड़ा अधिकारी होता, जैसे कि लोगों ने उससे उम्मीद लगाई थी। तो ये प्रकरण आपका पूरा हुआ। अभी वितान में ही अगला प्रकरण पढ़ेंगे। कल हम लोग प्रश्न उत्तर लिखेंगे।